हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 1 या फिर सेमेस्टर 2 में अगर आप छात्र छात्रा हैं तो आप सभी बच्चों को एसी हिंदी का पेपर में अगर संक्षेपण टॉपिक बेसिकली आपका है तो ये संक्षेपण टॉपिक आज के मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और संक्षेपण से देखिए कौन से सवाल पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक परिवार का लिंक मिलेगा हमारा, जहां आप हमसे जुड़ना चाहें तो वहां पे जुड़ सकते हैं। देखिए क्या है संक्षेपण, इसे अगर इंग्लिश में कहा जाए या फिर मेरे भाषा में कहा जाए तो भाई कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों कंक्लूजन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास कोई घटना घटित हुई होगी, कुछ समझ में आया होगा, उसे आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से बात निकलते हैं कि निष्कर्ष निकला हमारे पर, तो आप संक्षेप में बता के निपट सकते हैं। तो संक्षेपण यहाँ परिभाषा को यहाँ दिया हुआ है, पेपर पूछा सकता है कि संक्षेपण क्या होता है। तो किसी भी हमारे पास जो विस्तृत विवरण है, कह सकते हैं सविस्तार हमारे पास कोई व्याख्या है, कोई वक्तव्य है, कोई पत्र व्यवहार है या फिर लेख के तथ्य और निर्देशों में ऐसे संयोजन को, मतलब इस प्रकार से आप उसे अरेंज करिए, समझाइए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, संक्षेपण कहते हैं। जिसमें हमारे पास अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का हम त्याग करें और जो भी जरूरी बातें या उपयोगी तथा मूल तथ्य हैं उनको हम प्रभावपूर्ण इस्तेमाल करके उनका संक्षिप्त संकलन करें, और यही हमारे पास क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। अब इस परिभाषा से देखिए आपको क्या समझ में आएगा। इस परिभाषा में कहा जाए या परिभाषा के अनुसार संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। उसे पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप बचपन में अपने एक कह सकते हैं शेर और चूहे कहानी समझी होगी। चूहे ने बेसिकली क्या किया होगा, शेर को तंग किया था, आपने पढ़ा होगा नहीं, उसे आप शॉर्ट में कहा समझाया जाए तो आप क्या समझते हैं। या फिर दो बिल्लों की कथा निकल के समझिए, बचपन पढ़ी होगी क्लास 9th में, प्रेमचंद वाला चैप्टर। ठीक है, तो आप इससे क्या सीखते हैं, तो एक मूल निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं ना, जिससे आपको पूरा कहानी पढ़ने समझ नहीं पड़ता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप में हम क्या कर सकते हैं, रखा जाता है। इसमें हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्रण है। इसमें मूल का कोई भी आवश्यक बात छूटने नहीं पाता है। अनावश्यक बातें का छांट निकाल दी जाए तो मूल बातें हम इसे रख सकते हैं, और यह काम सरल नहीं होता। इसके लिए हमें क्या निरंतर कह सकते हैं अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखिए अगला सवाल पूछा सकता है कि संक्षेपण के गुण बताइए, तो आप क्या लिखिएगा, तो आपको आना चाहिए ना भाई पेपर में सवाल, तो इस प्रकार पेपर बना के लिखना पड़ेगा। संक्षेपण का देखिए कुछ गुण बताया हुआ है। यह क्या है, मानसिक प्रशिक्षण है, मानसिक व्यायाम भी कह सकते हैं। उत्कृष्ट संक्षेपण के कुछ निम्नलिखित गुण है, जिससे पूर्णता संक्षेपण वो स्वतः क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई भी महत्वपूर्ण बात ये छूट तो नहीं रह गई है। आवश्यक और अनावश्यक जो भी अंशों का कैसे जो चुनाव है वो खूब सोच समझ के हमें उसमें करना चाहिए। यह अभ्यास ही हमें संभव बनाता है। संक्षेपण उतनी ही बातें लिखी जाए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो, और अपने से लिख के कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखना पड़ता, भाई जितना आता है उसमें लिखो। मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख आप चुके हैं और कुछ कम। संक्षेपण व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश आदि से बिल्कुल क्या होता है, यहाँ पर भिन्न होता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, संक्षिप्तता बताया हुआ है। संक्षिप्तता संप्रेषण का ही क्या होता है, प्रधान गुण है। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन तो संभव नहीं है, तथा यह कहा जाए तथापि संक्षेपण की सामान्यता जो मूल का तृतीयांश होना चाहिए। इसमें अर्थ, विशेषण, दृष्टांत, उदाहरण, व्याख्या और वर्णन आदि होने चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और कह सकते हैं वाक्यों के स्थान पर सामासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यदि शब्द संख्या निर्धारित हो तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि मूल की कोई भी जो मूल बिंदु है वो कभी छूटना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है स्पष्टता, यानी क्या होना चाहिए, संक्षेपण की जो अर्थ व्यंजना होनी चाहिए वो स्पष्ट होनी चाहिए। ये बेसिक कंडीशन इसका। मूल अवधारणा या कहा जाए मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिससे पढ़ने से हमें क्या हो जाए, मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णता समझ में और सरलता से स्पष्ट हो जाए कि क्या कहा गया। ऐसा ना हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल जो संदर्भ में कोई पढ़ना पड़े। इसलिए स्पष्ट है कि पूरी सावधानी यहाँ पर हमें बरतने की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेपक यानी जो प्रीसेसिस राइटर होते हैं उनको यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल जो संदर्भ वो नहीं रहता है, इसलिए उसमें संक्षेपण जो कुछ लिखा जाए वो बिल्कुल क्या हो, स्पष्ट हो। फिर हमारे पास भाषा की उसमें क्या होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। संक्षेपण के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा में क्या होनी, सरल और परिष्कृत हो।
जो भी क्लिष्ट और सामासु बोल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा को किसी हालत में अंकित नहीं होना चाहिए। जो कुछ लिखा जाए वो साफ साफ हो, अच्छी तरीके से कह सकते हैं, उसमें किसी तरह का चमत्कार या घूम फिराव का कोई भी बात स्पष्ट ना हो। इसलिए संक्षेपण की भाषा सुस्पष्ट और आडंबरहीन होनी चाहिए तथा उसमें सरलता आ सके। अगला पॉइंट है यहाँ पर शुद्धता। संक्षेपण में यह बताया हुआ है कि संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता से हमारा मतलब यह है कि संक्षेपण में वे ही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में न हो। कोई भी बात अगर अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी ना हो जिसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सके, जिसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता, और ना ही अपनी और किसी तरह का टीका टिप्पणी इसमें होनी चाहिए। तथा यहाँ पर कहा जाए भाषा जो है व्याकरण उचित होनी चाहिए तथा यहाँ पर टेलीग्राफी नहीं होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रभाव और यहाँ पर क्रमबद्धता। क्या है प्रभाव, क्रमबद्धता जाने की कोशिश करते हैं। संक्षेपण में जो भाव और भाषा का जो प्रभाव है एक आवश्यक गुण है। यहाँ बताया हुआ है कि भाषा क्रमबद्ध हो और साथ भाषा क्या हो, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। क्रम और प्रभाव के संतुलन से ही संक्षेपण का स्वरूप जो निकलता है, वाक्य सुसंबंध और घटित हो। प्रभाव बनाए रखने के लिए व्याकरण में या कहा जाए वाक्य रचना के जहां तहां, अतः, अतः, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से क्या होने संबंध होने चाहिए, उसमें तार्किकता क्रमबद्धता रहनी चाहिए। इसके कुछ बताया हुआ हमारे पास है। अगला हमारे पास है संक्षिप्तता के नियम बताइए या फिर संक्षेपण के नियम बताए। तो संक्षेपण के नियम इस प्रकार से यहाँ पर कुछ लिखे गए हैं। जैसे पहले हमारे पास पॉइंट बच करके लिखा हुआ था, आप लिखना चाहें तो पहला पॉइंट हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है। पहला है संक्षेपण में समानार्थी शब्दों को, यानी जो सेम मीनिंग वाले वर्ड है उनको आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि आप एक ही भाव तथा विचार को बार बार दोहराते हैं, उसे पुनरुक्ति दोष कहा जाता है। अंग्रेजी में से वर्बोसिटी कहते हैं। उदाहरणतः जैसे आजादी, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वतंत्रता और मुक्ति, ये सब एक ही टाइप का वर्ड है। यहाँ आजादी के लिए अनेक समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा में हमें क्या करना है, प्रभाव जताने के लिए वक्ता इस प्रकार की शैली का सहारा लेता है। संक्षेपण में ऐसे शब्दों को उतना हटा के ऐसे लिख देना चाहिए जैसे आजादी मुक्ति का दूसरा नाम है। तो हमें एक कम से कम शब्दों में क्या करना चाहिए, वहां से उसकी स्पष्टता या फिर कह सकते हैं लेख निकलता है। अगला हमारे पास जो पुनरुक्ति दोष होता है उस शब्दों में नहीं, भावों अथवा विचारों में भी होता है। कभी कभी एक ही वाक्य एक ही बात का विभिन्न रूपों में लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए कहा गया है कि रंगमंच पर जो कलाकार है क्रमशः एक एक करके हैं। इस जो वाक्य में है एक एक करने का जो भाव है वो बार बार रिपीट होता है, दोनों का एक ही अर्थ है, इसलिए ऐसे शब्दों को हटा देना चाहिए। अंग्रेजी में इस दोष को क्या कहता है, टोटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और आप मैथ में भी इस चीज को देखिए जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, आपको मैथ में टॉपिक पढ़ना है। अगर बोले अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की संख्या हमें क्या करना, लिख देनी चाहिए कि लास्ट में कितना वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे निष्कर्ष हमारे पास बताया हुआ है, सारांश ये है यहाँ पर, तो यहाँ पर सारांश बताया हुआ है, यहाँ पर यह निष्कर्ष बताया हुआ है कि संक्षेपण की जो लेखन विधि, सारांश, भावार्थ, आशय, मुख्यार्थ, ये सभी से बिल्कुल भिन्न है। जिस संदर्भ का संक्षेपण लिखना है उसे सावधानी से पढ़ लिया जाए और उसकी भावार्थ तथा विषय को अच्छी तरीके से यह समझने की चेष्टा की जाए। संभव है कि एक बार पढ़ने से कुछ भाव स्पष्ट न हो, अतः उसे दोबारा या तिबारा हम पढ़ सकते हैं और उसके महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित किया जा सकता है। अब इन महत्वपूर्ण अंशों के आधार पर हम संक्षिप्त प्रारूप ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं और इसे सामान्यतः मूल बिंदु की 1/3 के बराबर होना चाहिए। यदि कहीं पर कुछ अस्पष्टता रह जाए तो तीसरी बार इस दृष्टि से मूल प्रारूप पढ़ा जाए कि कहीं भूल से कोई आवश्यक बात छूट ना जाए, और अंतिम रूप में जब हम संक्षेपण तैयार हो जाए तब उसका एक उपयुक्त किंतु छोटा सा शीर्षक भी दिया जाए, ताकि समझ जो भी संक्षेपण को एक प्रकार फिर से पढ़ लिया जाए और हमें वो पूरा समझ में आए कि किस बारे में घटना बताई गई है। अब संक्षेपण के कुछ आवश्यक निर्देश है, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर में आने वाला नहीं है, तो आप इसे मत लिखिएगा। जो मुझे लगता है मैं आपको वही करवाऊंगा, इस बार बार वो कह सकते हैं। ये देखिए फिर से हमारा रिपीट हो गया, तो इसे आपको पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। संक्षेपण के देखिए बताया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए काम करनी है। डायरेक्ट नरेशन, आप लोग पढ़े हुए नरेशन तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ ये वाला आपके पास देखिए आता है संक्षेपण के विषयगत नियम, आप चाहे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर ये हमारे पास आगा पेपर में। लेकिन देखिए जो पेपर में आएगा जो संक्षेपण पूछा जाएगा तो निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष मतलब क्या होता है पता है, कहानी में आपको कोई चीज पूछेगा आप उसे बना के लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये अगर आपको देखना रहेगा तो अगर बोलिएगा तो भाई मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। संक्षेपण के विषयगत नियम और जो हमारे पास कह सकते हैं शैलीगत नियम होते हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, सारा सा लिखते रहिएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।